तो इस समय गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से प्रबंधन की बात करते हैं तो जैसे जैसे देखते हैं कि वातावरण का तापमान बढ़ता है 35 डिग्री 36 डिग्री या 40 डिग्री तक भी चला जाता है, तो उस समय पशु जो है काफ़ी जो है कि अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और देखा जाता है कि इस समय पशुओं में गर्भपात होने की, जो गर्भवती पशु हैं उसमें गर्भपात होने की भी संभावना अधिक हो जाती है। तो ये जो मौसम है इस समय थोड़ा सा बदलाव करके, थोड़ा सा देखभाल करके, इससे जो गर्मी के मौसम में पशुओं पे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उससे बच सकते हैं। गर्मी के प्रभाव से सूकर और उनके शावकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी बढ़वार कम हो जाती है, पशु खाना पीना कम कर देता है, पशु सुस्त होकर एक जगह बैठा रहता है। इससे बचने के लिए पशु के आवास में पंखे या कूलर लगाएं। आवास के दरवाजों और खिड़कियों पर जूट के बोरे लगा दें और उन्हें समय समय पर पानी से भिगोते रहें ताकि आवास में ठंडी हवा का आवागमन ठीक ढंग से हो सके। सूकर पालन खुली और बंद दोनों विधि से किया जा सकता है। इसके लिए बाड़े की व्यवस्था जरूर करें। बाड़े में हवा और रोशनी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इसके साथ ही बाड़े में पानी की उचित व्यवस्था जरूर करें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जो आवास बना रहे हैं, आवास का जो लंबाई है वो अगर बना रहे हैं तो पूरा पश्चिम दिशा में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। आवास के आसपास पेड़ पौधा अवश्य लगाएं जिससे कि आवास पे छाया जो है कि आता है और छाया के कारण जो है अंदर का वातावरण ठंडा रहता है। आवास को बिल्कुल नियमित रूप से साफ सफाई करते रहें, पानी से धोते रहें और साथ ही साथ जो है डिसइंफेक्टेंट में आप ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ये फिनाइल हो गया, इससे आप सफाई करते रहें। छत की ऊंचाई जो होती है आवास में कम से कम आप 8 फीट जरूर रखें। 8 फीट से नीचे रखने से फिर अंदर का वातावरण गर्म होगा। इसके साथ ही साथ दिन में देखा जाता है कि लू चलने लगती है, अभी गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं चलने लगती हैं, तो उससे बचाव के लिए खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह से दिन में ढक दें कि अंदर बाहर की गर्म हवाएं अंदर नहीं आने सके। और साथ ही साथ पशुओं को पानी की बौछार उस पर आप डालें, फुहारा डालें, तो उससे पशुओं को काफ़ी राहत होती है। बहुत सारे किसान भाई जो ग्रामीण परिवेश में हैं, वो जो गर्मी के मौसम में आवास की थोड़ी सी दिक्कत होती है या फिर वो बिजली की प्रॉब्लम होती है, कूलर या पंखा नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। आप बेलोइंग टैंक बना सकते हैं। एक छोटा सा गड्ढा कर दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। जब पशु को गर्मी महसूस होगी तो उसमें जा करके वो अपने शरीर को ठंडा करता है। दूसरी चीज़ है कि इस समय गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि आवास के साथ साथ हम लोग आहार का भी प्रबंधन बहुत ही जरूरी है। आहार में सबसे पहला चीज़ जो है पानी, स्वच्छ पानी, साफ पानी, ठंडा पानी आप पीने के लिए अवश्य देते रहें, जिससे गर्मी से उनको काफ़ी राहत मिलती है। सूकर को जौ, मक्का, गेहूं, ज्वार, चावल तथा बाजरा खिला सकते हैं। इसके अलावा इनकी प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पर आइल, केक, मीट, मील तथा फिश मील को अनाज में मिलाकर खिला सकते हैं। सूकर को उनके वजन के हिसाब से अनाज दिया जाता है। 25 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक सूकर को 2 से 5 किलो तक अनाज खिलाएं। वहीं 100 से 250 किलोग्राम के वयस्क सूकर को 5 से 8.5 किलोग्राम अनाज जरूर दें। बढ़ते हुए शावकों और गर्भवती मादाओं को प्रोटीन की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। इन्हें खाने में प्रोटीन युक्त भोजन जरूर दें। साथ ही खनिज, लवण, विटामिन और नमक का मिश्रण दे सकते हैं। आहार की व्यवस्था करना है कि पशु जो हमारे किसान भाई सूकरों को जो भी पशु आहार दे रहे हैं उसमें ये होना चाहिए कि फ्रेश आहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे किसान भाई जो है वो होटलों की जूठन सामग्री देते हैं, तो उसमें आप पुराना या ज़्यादा बासी जिसको कहते हैं वो आप देने से बचें, क्योंकि अगर 1 दिन 2 दिन पुराना अगर हो जाता है तो वो गर्मी के मौसम में बहुत जल्द खराब होता है और पशुओं पर जो है प्रतिकूल प्रभाव करता है, उनके स्वास्थ्य पे असर करता है। तो स्वच्छ आहार दें। जो सूकर हैं उनको ठंडा समय में खाना दीजिए, जैसे सुबह में या शाम में खाने के लिए अगर आप देते हैं तो वो जो मात्रा जो खाते हैं वो खाएंगे, जिससे उसके स्वास्थ्य पे प्रभाव जो प्रतिकूल प्रभाव है वो नहीं पड़ता है। तो खाने में इस समय गर्मी के मौसम में जो है प्रोटीन की मात्रा हम लोग कम करते हैं और एनर्जी की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते हैं ताकि गर्मी से राहत मिल सके। जो विटामिन और मिनरल मिक्सर जो देते हैं उसकी मात्रा को 10 से 15% बढ़ाने की ज़रूरत होती है, ताकि जो है गर्मी के मौसम में जो आहार वो कम ले रहे हैं
जो आहार की कमी हो रही है उसकी पूर्ति जो है ये सप्लीमेंट जो हम लोग करते हैं उससे उसकी पूर्ति हो सकता है। आमतौर पर इस मौसम में सूकरों को कई तरह की बीमारियां होने लगती है। इससे बचाव के लिए आवास की नियमित सफाई करें। सप्ताह में कम से कम एक बार लाल दवा से आवास और फर्श को जरूर धोएं। साथ ही चूने का भुरकाव करें। अगर पशु रोग से ग्रसित हो तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखें और उपचार के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। गर्मी के मौसम में देखा जाता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी जो सूकरों में होती है वो स्वाइन फीवर, सूकर ज्वर जो बीमारी होती है, इसका प्रकोप होने का संभावना अधिक होता है। और स्वाइन फीवर का जो लक्षण है हमारे किसान भाई जानते होंगे, अचानक जो है सूकर मरने लगते हैं, शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और पशु जो है खाना पीना बंद कर देते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए स्वाइन फीवर टीका आप 1 ml मात्रा चमड़े में दे करके 1 साल तक इस बीमारी से बचा सकते हैं। पहला टीका जो देना है वो 2 महीने का जब उम्र बच्चे का हो जाता है उस समय इसका टीकाकरण करें। उसके बाद साल में 1 बार टीकाकरण करके इस बीमारी से उसका बचाव कर सकते हैं। तो इस तरह गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए आपको कुछ जो उपाय है वो करने होंगे ताकि इससे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और काफ़ी जो किसानों को हानि होती है उससे बच सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे राज्य के जिन किसानों ने मूंग और उड़द की बुआई समय से कर दी थी, उनकी फसल बढ़वार अवस्था पर होगी और इस अवस्था पर खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई का उचित प्रबंधन तो करना ही है, साथ ही फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट और रोगों का भी समय रहते नियंत्रण करना चाहिए, तभी से अधिक उपज मिलेगी। तो इन सभी कार्यों को किस प्रकार करें, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CS महतो से। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको गर्मा मूंग के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। गर्मा मूंग जैसे कि आपको पता है एक मुख्य दलहनी फसल झारखंड में लगती है और ये मूंग के साथ साथ उड़द भी इस समय में लगती है। मूंग मुख्यतः 2 ऋतुओं में लगाया जाता है, एक गर्मी ऋतु में और दूसरा की खरीफ ऋतु में जून जुलाई में। इसको पहले लगा चुके हैं। ये लगाने का सबसे अच्छा समय है पूरे मार्च महीना भर। तो मार्च महीना में जो किसान गर्मा मूंग लगा लिए हैं उसके लिए अभी जो फसल है वो लगभग 25 दिनों तक का हो गया होगा। उसमें इस समय बहुत ज़रूरी है खरपतवार का नियंत्रण का, क्योंकि इस समय इधर कुछ दिन पहले बारिश भी हो गया था तो इसमें खरपतवार काफ़ी मात्रा में उग गए हैं खेतों में। तो जो किसान इनको लगा चुके हैं उनके लिए ये सलाह होगी कि जितना जल्दी हो सके अपने खेतों से मूंग के पौधों के बीच से खरपतवार को निकाल लें कि इसको रासायनिक विधि से भी इस पर नियंत्रण आप पा सकते हैं। इसके लिए एक दवाई अनुशंसा की गई है दलहनी फसलों में, मुख्यतः सभी दलहनी फसलों में लगती है, एमेजाथापर। ये लगभग 25 से 30 दिनों में
क्या फसल खड़ी फसल में एक छिड़काव का ज़रूरत पड़ता है। ये इमाज़ेथापर का छिड़काव कर देने से इसमें है कि जो घास या खरपतवार है वही नष्ट होते हैं, पौधे को इसमें क्षति नहीं होती है। यह मुख्यतः स्पेशली दलहनी फसल के लिए आई है। इसको लगभग 2 या 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल के इसको छिड़काव कर दें अपने खेतों में, तो इससे आप अच्छी तरह से नियंत्रण पा सकते हैं खरपतवार में। इस समय जो किसान लगा चुके हैं, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो 1-2 सिंचाई की भी आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी कर लें इस समय में। लेकिन ये होगा खरपतवार और गुड़ाई करने के बाद एक सिंचाई जरूर कर दें ताकि पौधा का विकास अच्छी तरह से हो जाए। मूंग की फसल में पीला मोजेक रोग यह विषाणु जनित रोग है। इस रोग का वाहक सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है। इसमें पत्तियों पर अनियमित पीले एवं हरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं, जो बाद में मिलकर बड़े बड़े धब्बों में परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे संपूर्ण पत्ती पीली पड़ जाती है तथा पत्तियों में उत्तक क्षय भी होने लगता है। संक्रमित पौधे में पुष्प एवं फलियां देर से तथा कम लगती है। इस रोग के लक्षण फलियों एवं दोनों पर भी दिखाई देते हैं। इसके रोकथाम के लिए रोग रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। डायोमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति पानी में घोल बनाकर 2 या 3 बार 10 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। अगर आपको खेतों में सर्कोस्पोरा रोग दिख रहा है, जो पत्ती में छोटी छोटी छिद्र हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरे पत्ती में फैल जाते हैं और अंत में वो मर जाता है, तो उसके लिए इंडोफिल M45 नामक एक फफूंदनाशी आता है, उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। थ्रिप्स या रस चूसक कीट मूंग के पौधों का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इसके प्रकोप से पौधे पीले पड़कर कमजोर हो जाते हैं, उनमें विकार भी आ जाता है। कीट नियंत्रण के लिए किसान बुआई से पहले बीजों का थायोमेथोक्सम 10 WS 2 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचार करें। इसके बाद थायोमेथोक्सम 25 WG 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के घोल छिड़काव करने से भी थ्रिप्स की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके उपरांत ये 45 से 50 दिनों में इसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं और फूल लगने के समय में कुछ कीड़े मकोड़े का भी आक्रमण हो जाता है। वैसे देखा गया है कि गर्मा में जो मूंग लगती है उसमें कीड़े मकोड़े या फिर अन्य रोग व्याधि का आक्रमण कम ही होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई खेतों में हो जाता है, खासकर भुआ पिल्लू का आक्रमण इस समय ज़्यादा होता है, उन परिस्थितियों में आप मेटासिस्टॉक्स 2 ml प्रति लीटर की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव पोक्सी, जिला नवादा से जदुनंदन पासवान ने। आप अनार के बाग में कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो जदुनंदन जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अनार के प्रमुख कीटों के बारे में। तो जो सबसे पहला प्रमुख कीट है आपके अनार का, उसका नाम है अनार की तितली। अनार की मादा तितली अनार के पुष्प और बनते फलों पर या फल के पास वाली पत्तियों और तने पर अंडे देती है। अंडे से 7 से 10 दिनों में लट निकलकर बनते हुए फलों में प्रवेश कर जाती हैं, जो कि फलों के अंदर बीजों को खाती रहती है, जिससे फल सड़कर नीचे गिर जाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए ग्रसित फलों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें या फिर इन्हें जला दें। साथ ही एक लाइट ट्रैप प्रति एकड़ लगाकर इस कीट की मॉनिटरिंग करें। फलों के पकने से पूर्व बटर पेपर से या मसलिन क्लॉथ से ढक दें। अधिक कीटों का प्रकोप होने पर इंडोस्कार्ब दवा आधा मिलीलीटर या स्पाइनोसाइड 45 SC दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फूल तथा फल बनते समय छिड़काव करें और ये 15 से 20 दिन के अंतराल पर पुनः दोहराएं।
दूसरे प्रमुख कीट की अगर बात करें तो अनार में दूसरा प्रमुख कीट है तना छेदक, जिसे हम स्टेम बोरर के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि इस कीट का जो इलिया होती है वो शाखाओं के अंदर छेद बनाकर अंदर चली जाती है और अंदर ही अंदर शाखाओं को खोखला कर देती है और खोखला करने की वजह से वो पीली पड़ जाती हैं और सूख जाती है। अब इसके अगर प्रबंधन की हम बात करें तो अगर कीट का प्रकोप आपको दिख रहा है तो उस अवस्था में जो मुख्य तना है उसके आसपास हमें क्लोरपायरिफॉस नामक दवा की 2.5 ml प्रति लीटर का घोल बनाकर ड्रेंचिंग कर देनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा अगर उसका प्रकोप आपका हो रखा है तो हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर उसका प्रकोप है उस छेद में आपका डाइक्लोरोवॉस, जिसे कि हम नुआन नाम से भी जानते हैं इस दवा को, उसका 2 ml प्रति छेद में आपका भर देना चाहिए और उस छेद को हमें क्या कर देना चाहिए, आपकी गीली मिट्टी से बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा कीट और रोग व्याधियों से बचने के लिए बाग का नियमित निरीक्षण करें। बाग में उग रहे खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें। रोग एवं कीट ग्रसित शाखा को काट कर जला दें। बाग में लाइट ट्रैप और येलो ट्रैप लगाएं। बाग की नियमित सिंचाई करें और सही समय पर उर्वरकों की उचित मात्रा का प्रयोग करें। इस प्रकार अनार के बाग कीट और रोग मुक्त रहेंगे और अच्छी पैदावार देंगे। तो अगर इसके प्रबंधन की हम बात करें तो अगर प्रारंभिक आपका प्रकोप हो रखा है तो हम डायमेथोएट आपका जो दवा है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जो दर रहेगी वो 2 ml प्रति लीटर पानी में आप इसका घोल बनाकर छिड़क सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा आपका प्रभावित है तो आप इमिडाक्लोप्रिड इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका 1 ml 3 लीटर पानी में मिलाकर इसको हम छिड़क सकते हैं। और कभी कभार आपका बहुत जगहों पर दीमक का प्रकोप भी देखने को मिलता है, तो अगर दीमक का प्रकोप आपको देखने को मिल रहा है तो हम क्लोरपायरिफॉस नामक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। 2 ml प्रति लीटर पानी के में मिलाकर इसको छिड़काव करा जा सकता है। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।